हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सभी एक बेल की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जहां कल की क्लास के अंदर वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ बेल। दैट मीन्स कल की क्लास के अंदर हमने इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि बेल के कितने प्रकार अवेलेबल हैं हमारे सामने, और उन हर प्रकार के अंदर हमने ये भी जानने और समझने की कोशिश की कि किस टाइप्स की क्या स्पेशलिटी है। अब आज की क्लास के अंदर हमारा जो पूरा फोकस होगा वो होगा सेक्शन 436 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में, जिसका एक उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट टर्मिनोलॉजी अगर आपके सामने ये कहूं कि आमतौर पर ये जो बेल का प्रावधान है ये वहां पर अप्लाई होता है जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा एक ऑफेंस कमिट किया गया है, और वो ऑफेंस कैसा है, एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि जमानतीय अपराध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपराध को यूजुअली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका कहलाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक पार्ट आपका कहलाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की बात करते हैं तो आमतौर पर उसका संबंध होता है रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ दी एफआईआर। लेकिन जब हम बात करते हैं बिलेबल एंड दी नॉन बिलेबल ऑफेंस के बारे में तो उसका जो संबंध होता है आमतौर पर यह देखा जाता है कि क्या उसके अंदर जमानत देने का अधिकार पुलिस अथॉरिटी के पास ही सिर्फ है, या उसके ऊपर जमानत देने का अधिकार सोलली इन द हैंड ऑफ द जुडिशरी है। तो आमतौर पे यहां पे जो सेक्शन 436 है ये बात करता है कि मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति है वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि बेलेबल इन नेचर का है, यानी कि वहां पर अगर वो चाहे तो वो स्वयं अपनी जमानत दे सकता है और उसको रिलीज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको उसको डिटेंशन में रखने की जरूरत नहीं है, आपको उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी दैट पर्सन was arrested by the competent authority या that person was detained by the competent authority, यानी कि भले ही उस व्यक्ति ने एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है लेकिन बावजूद उसके इसको इस व्यक्ति के द्वारा या कॉम्पिटेंट पर्सनालिटी के द्वारा जिसके पास एक लॉफुल अथॉरिटी है उसके द्वारा उसको क्या किया गया है, या तो अरेस्ट किया गया है और या तो उसको डिटेन्ड किया गया है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि विदाउट वारंट शब्द का जिक्र जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आमतौर पे जो बेल एक शब्द है ये आपको ये नहीं कहता है कि आपके पास राइट टू लिबर्टी है या राइट टू फ्रीडम है, यानी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये बेल बेसिकली एक प्रकार की कंडीशंस होती है जो कि आपके ऊपर इंपोज की जाती है और वहां पर आपसे उम्मीद की जाती है कि हम आपको कुछ शर्तों के आधार पर ही रिहा कर रहे हैं, और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी उन शर्तों का क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, या आप क्या करेंगे, उनका पालन करेंगे। तो जब कभी भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है और वो भी विदाउट वारंट, ऐसा हो सकता है कि जब पुलिस के पास वो मौजूद हो तो पुलिस उसको कहे कि देखो मिस्टर, यू हैव कमिटेड अ बेलेबल ऑफेंस, आपके द्वारा एक जमानती अपराध किया गया है और अगर आप जमानत की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए तैयार बैठे हैं तो हम आपको यहीं से भी जमानत दे सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो वहां पर अपनी जमानत देने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, वो उसको लिंगर ऑन कर रहा है। तब पुलिस के पास एक अंतिम विकल्प होता है कि उस व्यक्ति को या तो वो जुडिशियल ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर दे या पेश कर दे। उसके बाद अल्टीमेटली द जुडिशरी विल हैव टू डिसाइड कि उस व्यक्ति के साथ करना क्या है, और या अगर पुलिस को लगता है कि अगर हमने इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसा भी हो सकता है कि आमतौर पर यह व्यक्ति छूट जाए, तो पुलिस क्या करती है, वहां पर उस व्यक्ति से पर्सनल बॉन्ड लेके विद या विदाउट श्योरिटीज उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहने की बात सिर्फ इतनी है कि जब कभी भी एक व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप लगा है एक बेलेबल ऑफेंस को कमिट करने का,
चाहे वो व्यक्ति कोई सस्पेक्टेड पर्सन हो, चाहे वो कोई व्यक्ति अक्यूज्ड हो जिसको कि बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, तो आमतौर पे जब वो पुलिस कस्टडी में रहता है उस दौरान भी अगर वो चाहे, अगर अपनी जमानत देने के लिए तैयार है तो उसको रिलीज किया जा सकता है, और अगर नहीं तो जिस वक्त कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाता है, अगर वो चाहे तो अपनी जमानत दे सकता है और उस आधार पर उसको रिलीज भी किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा यहां पर आपको एक शब्द देखने को और मिलेगा जो बात करता है इंडिजेंट पर्सन। अब सवाल यह है कि इंडिजेंट पर्सन होता क्या है। मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 हफ्ते हो गए लेकिन अभी तक वो अपनी जमानत के लिए जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ना तो वो श्योरिटीज का अरेंजमेंट कर पा रहा है, ना ही वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर पा रहा है, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि 7 दिन हो गए हैं एंड स्टिल दैट पर्सन वॉज बिहाइंड दी बार, यानी कि 7 दिनों से वो कारावास के अंदर है और इस दुनिया में शायद उसके स्वयं के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको इस हालात से निकालने में उसकी मदद करे। तो आमतौर पर कोर्ट क्या करती है, ये प्रिज्यूम करती है कि वो व्यक्ति एक इंडिजेंट पर्सन है और इस आधार पे उसको पर्सनल बॉन्ड लेके आप उसको जमानत पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज का हमेशा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये इसका मतलब आपको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि उस मैटर के अंदर उसको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसको कभी भी डिटेन नहीं किया जा सकता है, उसको कभी भी कस्टडी में नहीं लिया जा सकता है। अगर ये सोच है तो ये सोच कहीं ना कहीं गलत है। आपने सीआरपीसी का वो चैप्टर भी पढ़ा होगा जो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड द गुड बिहेवियर, और आपने सीआरपीसी का सेक्शन 446 ए भी पढ़ा होगा जो यूजुअली बात करता है कैंसिलेशन ऑफ द बेल एंड बॉन्ड्स के रिगार्डिंग, यानी कि जिन शर्तों के आधार पे आपको जमानत दी गई है, अगर आप उन शर्तों को फुलफिल नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस लॉफुल अथॉरिटी के पास यह अधिकार है कि वो आपके अगेंस्ट बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को मूव ऑन कर सकती है और उस आधार पे आपकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल किया जा सकता है और आपको एक बार फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है या आपको डिटेन किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये एक शॉर्ट क्रक्स है आपका सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी के बारे में। यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये जो सेक्शंस है ये अट्रैक्ट करता है बेल इन अ मैटर ऑफ द बेलेबल ऑफेंसेस। हालांकि आप और हम दोनों इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बेल इन अ मैटर ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस हैं, बेसिकली ये आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है, यानी कि यहां पर अगर आप उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो शायद आपको जमानत देने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन सब्जेक्ट टू terms and conditions. So it's all about the concept of section 436 of the CRPC. अब रहा सवाल कुछ और बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में डीजीएस के एग्जाम आपके पोस्टपोन्ड हुए हैं। 2 दिन पहले आपका उत्तराखंड सिविल जज का एग्जाम कंडक्ट हुआ है और खबरों का दौर ये है या चर्चाओं का दौर ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आपके सामने यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी भी आ सकती है। इस बारे में आए दिन न्यूज़पेपर में फिलहाल खबरों का दौर चल रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अदरवाइज अभी पिछले 4 सालों से हम लोग ये कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, और जब वैकेंसी अचानक से आ जाएगी और उसके साथ ही साथ एग्जाम की डेट आ जाएगी तब हमारा दूसरा ग्राउंड होगा और तब हम ये कहेंगे कि वैकेंसी आई तो है लेकिन हमें समय कम मिला। तो आप अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आने वाले कल का वेट बिल्कुल भी मत करिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, आप अपनी एक प्रिपरेशन करिए, और अगर उसमें आपको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ऑलरेडी वी आर रनिंग अ सेपरेट बैच फॉर द यूपी पीसीएसजे 2022 के रिगार्डिंग। हमारा पहला बैच ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है जो आपका आगामी 21 मार्च से उसकी शुरुआत की जाएगी। तो आप चाहें तो उस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल करा के आप अपनी तैयारी को एक नया रूप दे सकते हैं, जिसके लिए ऊपर दिए गए नंबर 7500
110314 पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन दो चीजों को लेकर बिल्कुल आप सेट कर लीजिए अपने माइंड को कि बेयर एक्ट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसका कोई भी अंतिम विकल्प नहीं है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं ना, तो हम उसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, हम ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, ये तो आता ही है, इससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब जो ट्रेंड है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। पहले भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन से ही सवाल पूछे जाते थे, आज भी वही परंपरा है, बस परंपरा में थोड़ा सा चेंज आ गया है। पहले उनके क्वेश्चंस वो पहले से सेट होते थे कि हाँ हमें यहां से इस तरीके से सवाल पूछना है, लेकिन अब क्या है, वो अंदर से सवाल पूछते हैं, अब वो काफी डीपली पूछते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सीआरपीसी में आपको टोटल 484 सेक्शंस ना पढ़ने हो, मत पढ़िए, 200 पढ़िए, 120 पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसके एक एक शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट दी टुडेज क्लास। कल की क्लास में आपके साथ फिर एक बार मुलाकात होगी, जहां पर वी विल हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 436A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है आमतौर पर उन कैदियों के बारे में जिनको हद से ज्यादा वक्त हो गया है, या अगर मैं ये कहूं कि अगर डेथ सेंटेंस को हटा दे तो जो उस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है उसका आधा से ज्यादा वक्त वो जेल के अंदर गुजार चुके हैं। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए भी जमानत का प्रावधान है, और अगर है तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शंस अट्रैक्ट होता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।